ख्याल कैसे आया, क्योंकि एक बड़ा ही बोल्ड सब्जेक्ट है। इवन टुडे द गर्ल्स ऑफ 9, 10, 11 उसको बेचा जा रहा है। जैसे निर्भया का केस था वैसे अमीना का केस था, जहाँ पे अगर नाबालिग कोई संगीन क्राइम करता है ही विल बी ट्रीटेड लाइक अ एडल्ट। रेखा, आपके लिए कितना चूंकि चैलेंजिंग था? ये बहुत स्पेशल रोल है मेरे लिए, क्योंकि ऐसी समस्या दुनिया में बहुत सारी लड़कियां फेस कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ दो शख्सियत हैं, इनका तारुफ आपसे कराएं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। और कहानी ये है कि एक लड़की जिसकी उम्र बहुत कम है, बालिग भी नहीं है, और ज़बरदस्ती अगर उसकी शादी उससे उम्र से कई गुना ज़्यादा शख्स से कर दी जाए और उसके बाद जो परिस्थितियां अलग अलग रूप में उसके सामने आती हैं वो सिर्फ पीड़ा देती हैं। लेकिन ये एक आम कहानी बनकर रह जाती है तब तक जब तक वो पर्दे पर नहीं आती। हमारे साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुमार राज हैं और रेखा राणा हैं, और फिल्म की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फिल्म है अमीना। शुरुआत मैं कुमार जी आपसे करना चाहूँगा, ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि एक बड़ा ही बोल्ड सब्जेक्ट है। और मुझे याद आता है जब मैं हैदराबाद की गलियों की बात करता हूँ तो मुझे बाज़ार फिल्म याद आती है, और बाज़ार से जब हम शुरू करते हैं तो एक ऐसी ही पीड़ा देखते हैं, लेकिन जिस दर्द को बाज़ार में बताया गया वो दर्द वहाँ से कम नहीं हुआ। साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें बढ़ती रही। आज जब 21वीं सदी में 2024 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी ये समस्या जस की तस है, और आपको ये महसूस हुआ कि अब अमीना को लाना चाहिए। क्या इसका बेस था? हमारी लास्ट पिक्चर थी तारा, द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन, वुमेन एम्पावरमेंट पिक्चर थी, बहुत पावरफुल पिक्चर थी। हमारी वेस्ट अफ्रीका से ऑस्कर में नॉमिनेट हुई जॉइंट वेंचर में, और उसको आज 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और हम 7 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। तो वो पिक्चर का सक्सेस देखने के बाद मुझे टॉपिक ढूंढ रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या करूं। तो मैंने इनका प्ले देखा, इनकी रिहर्सल करते हुए देखा। यहाँ अमीना बिकती है, बहुत ही बड़े राइटर हैं उर्दू के जिनका नाम है आफ्ताब हसनैन। तो मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि मुझे उस नाटक से कि मुझे ये नाटक चाहिए। और वो नाटक इतना पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड चलता है, बट स्टिल people are not aware of this subject. Even today the girls of 9, 10, 11 उसको बेचा जा रहा है। तो दिस अवेयरनेस करने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरी पिक्चर जब सेंसर में गई तो सेंसर की जूरी ने कहा कि हमने तो नहीं सुना, हमको लेटरहेड पे लिख रिसर्च करके बताओ तुम्हारा कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। वो तो केरला स्टोरी के लिए भी कहा गया था, तो हम लोग पता हुआ कि वो कोई बात 3 लोगों की तो कहानी है। हाँ, तो मैंने फिर लिख के दिया उनको। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, आई एम टेलिंग यू that within 30 years India has forgotten that case of Amina which was so popular. Everyone in India, जैसे निर्भया का केस था वैसे अमीना का केस था, लोग भूल चुके हैं। तो my movie is bringing back that story on the screen। जैसे आपने कहा स्क्रीन पे आती है तो बहुत रियलाइजेशन होती है कि भाई इट्स समथिंग रॉन्ग। एंड आपको एक और चीज़ बताऊँ, मेरी पिक्चर अमीना वॉज रिलीज इन 2013, एंड स्टार्टिंग में मैं थैंक्स बोलता हूँ निर्भया को और उसके बॉयफ्रेंड को भी कि ये स्टोरी इंस्पायर हुई है उससे। और 2015 में एक कानून में संशोधन लाया गया जहाँ पे अगर नाबालिग कोई संगीन क्राइम करता है ही विल बी ट्रीटेड लाइक अ एडल्ट। बिल्कुल। तो ये पार्ट भी हमारे पिक्चर में दिखाया गया है। और इंटरेस्टिंग थी चीज़ ये बात है, सिर्फ अमीना की कहानी नहीं है। अमीना इज़ 30 years अगो, और आज की मीना, अमीना में छुपा हुआ नाम मीना का भी है। 2 लड़कियों की कहानी इन्होंने एक्ट की है। एक मीना का रोल किया है जो आज की लड़की है, और अमीना का रोल जो 30 साल पहले है। 2 स्टोरीज चल रही है एक साथ। और आप एक पिक्चर थी जिसका नाम था बर्डमैन, उस बर्डमैन में प्ले आता है, नॉन प्ले आता है, प्ले आता है, नॉन प्ले आता है। हमारे पिक्चर में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिंदी पिक्चर्स यू आर गोइंग टू सी, इन बॉलीवुड यू आर गोइंग टू सी अ नरेशन विच इज़ नो वन एज डायरेक्ट टू कम विथ। हम ऐसा नरेशन कर रहे हैं कि पिक्चर में 20 मिनट का प्ले है
और टोटल मूवी 1 आवर 45 मिनट्स है। जो प्ले पार्ट है 1 आवर जो 20 मिनट का प्ले है उसको 10 भाग में काटा गया है और पिक्चर में प्ले डाला के गया। साथ मूवी तो जो 20 मिनट का प्ले है वो 2-2 मिनट आता है और जाता है, और जो प्ले और नॉन प्ले है इतना ब्यूटीफुली कनेक्टेड है, इतना ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। जो यहाँ अमीना बिकती का प्ले है वो दर्शाता है अमीना की स्टोरी, और जो हकीकत की लाइफ है शी इज प्लेइंग अ रोल ऑफ मीना। 30 साल पहले व्हेन द गर्ल कम्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन शी इज कमिटिंग सुसाइड, और आज की लड़की सिमिलर सिचुएशन में आती है मीना, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल ही अलग है। रेखा, आपके लिए कितना चूंकि चैलेंजिंग था, चूंकि ये सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है जैसा एक मसाला मूवी में होता है। मसाला मूवी के लिए कहा जाता है कि उसमें एक्टिंग की पिच अगर ज़रा ऊपर नीचे भी है तो ठीक है, सब गाने बजाने से भी चीज़ें हो जाती है, ऐसा कहा जाता है आमतौर पे। पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं। सही। ये चूंकि बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट है, चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, और मैंने बाजार से तुलना करते हुए मैं इसको यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, और ये भी कहता हूँ कि वो समस्याएं ख़त्म नहीं हुई काफ़ी समय तक, और इसका नतीजा है कुमार साहब को एक फिल्म बनानी पड़ी। आपके लिए ये किस तरीके का रोल था और इसकी जर्नी फिल्म के साथ आपकी कैसी रही? तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग रोल था, और ये बहुत स्पेशल रोल है मेरे लिए, क्योंकि ऐसी समस्या दुनिया में बहुत सारी लड़कियां फेस कर रही हैं। तो मैं बहुत अपने आप को एक तरह से प्रिविलेज फील करती हूँ कि मैंने ये रोल निभाया है। अमीना की कहानी मैंने पर्दे पर अपनी पूरी जितनी भी मेरे अंदर टैलेंट है उसको सबको निचोड़ के जितना मैंने कर सकती हूँ मैंने किया है। ऐसे ऐसे सीन थे वो प्ले में और मूवी में जिसमें कई जगह पे तो मतलब मैंने ग्लिसरीन वगैरह यूज़ भी नहीं की, क्योंकि इतने इमोशनल और इतने डीप सीन थे। उस लड़की का जो पेन फील करना वो इतना डीप था कि आप अगर स्टोरी देखेंगे तो भी देख सकेंगे, और जो स्टोरी पढ़ रहा था वो भी देख सकता है। तो मैंने इसके लिए 6 महीने रिहर्सल की थी जब ये प्ले होने वाला था सारी कास्ट के साथ, और इसी वजह से शायद वो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि 6 महीने की वो जो ट्रेनिंग थी, रिहर्सल थी डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, तो वो बेनिफिट रही मेरे लिए। साहब, लेकिन एक सवाल है, चूँकि हम बीते 8, 9, 10 सालों का जिक्र करें, खासकर 2014 के बाद से अगर जिक्र करें, तो कई ऐसी फिल्में आई जिन पर एक एजेंडा फिल्म होने का आरोप लगा। अगर आप नाम लेने को कहेंगे तो मैं नाम ले देता हूँ, चाहे वो कश्मीर की फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो। जब इस तरह की फिल्में आती हैं उनके ऊपर ये तो हम एक आरोप लगता है। आपके ऊपर ये आरोप लगेगा तो आप उसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपकी भी फिल्म थोड़ी थोड़ी उसी दिशा में एक वर्ग विशेष को, एक समाज विशेष को केंद्रित करती है। हालांकि ये नहीं है कि समस्याएं सिर्फ एक ही समाज या धर्म संप्रदाय में हैं, हर जगह हो सकती हैं। आप इस आरोप का क्या जवाब देंगे? देखो, हमारी जो यहाँ अमीना बिकती से जो प्ले किया है वो बहुत बड़े उर्दू राइटर ने लिखा है। हाँ। उन्होंने ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्ले किया है, और ये प्ले वर्ल्ड वाइड चलता है। किसी मुस्लिम या हिंदू संस्था ने उसका विरोध नहीं किया है। तो हम ये विरोध लेके और बॉक्स ऑफिस का फिगर्स बढ़ाने के लिए हम बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है। हम तो फेवर में नहीं है, लेकिन आरोप तो लगे, आरोप तो लगते हैं ना। कश्मीर फाइल्स पे भी आरोप लगे, जहां लगी सरकार ने उसे टैक्स फ्री भी किया, केरला फाइल्स के साथ भी यही हुआ। तो सरकारी तंत्र का फायदा उठाने का भी तो आरोप लगता है ना जब इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं। आप उनका क्या जवाब देंगे? क्या मैं इसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल रेखा। मैंने ये क्वेश्चन कुमार राज जी से पूछा था कि ये मूवी को बनाने की आपकी इंटेंशन क्या है? आपको फेम चाहिए ज़्यादा? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला आपको पैसा चाहिए? उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला तो फिर क्यों बना रहे हैं आप ये फिल्म? तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला कि बस मेरा काम जो आज ये जो लड़कियां जो फेस कर रही हैं वो लोग सिर्फ अप्रिशिएट कर लें, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। ये सेंटेंस सुनने के बाद लेकिन रेखा, होता क्या है ना कि अप्रिसिएशन तो मिलता है लेकिन आलोचना भी मिलती है। ये हमने देखा है, चूंकि मैंने 2 फिल्मों के आपको ताज़ा उदाहरण दिए। उनकी तारीफ करने वाले भी बहुत भारी मात्रा में और आलोचना करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। पर इसका एक सेंटेंस है अमीना का, जो शायद इसकी अमीना राइटर को कहती है क्योंकि उसके अम्मी अब्बू ने उसे बेचा है, राइट?
तो जब राइटर ये स्टोरी लिख रहा है तो अमीना की रूह राइटर के सामने आके खड़ी हो जाती है, जो लड़की इतना कुछ झेल चुकी है। वो कहती है कि क्या करेंगे आप मुझ पर ड्रामा लिखकर, मुझे बेचेंगे ही ना, खूब शोहरत, खूब पैसा, खूब रॉयल्टी कमाएंगे, पर मेरा क्या, मैं तो फिर भी बाज़ारों में बिकती रहूँगी। फिर आप में, मेरे माँ बाप में और दलाल मिस्टर एक्स में फ़र्क ही क्या रहा। तो अमीना कहती है राइटर से, उसकी रूह मरने के बाद जब वो राइटर लिख रहा है, वो कहती है कि लिखना है तो कुछ ऐसा लिखिए आफ्ताब साहब कि इस अमीना के बिकने के बाद कभी कोई अमीना ना बिके, कभी कोई अमीना ना बिके आफ्ताब साहब, कभी कोई अमीना ना बिके। तो ये जब वो राइटर लिख रहा है, वो राइटर क्या कर रहा है, वो पेपर में न्यूज़ पढ़ता है अमीना के बारे में और वो बोलता है अरे ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको लिखता हूँ, इससे तो मैं बहुत पैसा कमाऊँगा। ये उसकी इंटेंशन है राइटर की। पर जब अमीना की रूह उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसके ज़मीर को टटोलती है कि आप मुझ पे क्यों लिख रहे हो, क्या करोगे इसको लिखने के बाद, तब फिर राइटर उसका मकसद बदलता है। लेकिन कुमार साहब, चूंकि जब कोई डायरेक्टर कोई फिल्म बनाता है तो तमाम चीज़ें तो होती हैं, लेकिन उसके लिए दिलचस्प कहानी भी उसको चाहिए होती है। जो भी टॉपिक है वो एक दिलचस्प कहानी की शक्ल में होना चाहिए। करेक्ट। आपकी रिसर्च कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या उसमें आपको माइलस्टोन लगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल मील का पत्थर हो गया मेरी फिल्म के लिए? यहाँ अमीना बिकती है प्ले को अगर आप मूवी बनाओगे तो कोई देखने नहीं आएगा। इस पिक्चर को क्रिएटिव वे में एक और स्टोरी उसमें ऐड की है, तो ऑल्टरनेटिवली 2 स्टोरी चल रही है। इनफैक्ट इसने 3 रोल किए हैं पिक्चर में। अच्छा। एक मीना, एक अमीना और एक अमीना के रूह का। हाँ। सफ़ेद कपड़ों में आती है, ट्रिपल रोल। ट्रिपल रोल तो इस पिक्चर को हम अगर OTT के लिए बना रहे हैं तो अलग बात है, हमने बनाई है थिएटर के लिए। तो थिएटर में जाने के लिए वो सब मसाला होना चाहिए जो ऑडियंस को खींचेगा। इसमें आइटम सॉन्ग है, पिक्चर में एक अल्लाह के प्रेज में सॉन्ग है, एक कवाली है, एक यहाँ अमीना बिकती है जो सॉन्ग है टाइटल सॉन्ग, वो जावेद अली इतने बड़े सिंगर ने गाया है। उसके बाद एक रोमांटिक सॉन्ग है। सो एवरीथिंग विच इज़ देयर रिक्वायर्ड फॉर अ मूवी to become a success has been put into this movie, but इसका content है, we have a powerful content, we have a music background score given by इस्माइल दरबार, इतना बड़ा हस्ती है। उसके बाद आपका जो साउंड डिज़ाइनिंग है, जो हम OTT के लिए तो हम 5.1 दे दो, 7.1 दे दो, ख़त्म। हमारा जो साउंड है इट इज़ डॉल्बी एटमॉस साउंड भी ठीक है। दिस हैज़ बीन डन बाय Nihar Ranjan Samal, one of the topmost technicians of FTII, who has done Donkey 3, just बड़ी पिक्चर, you name it, उसका देखोगे प्रोफाइल तो सिर्फ बड़ी पिक्चर ही करता है। So we have tried to give such a voice over रज़ा मुराद। इसमें एक्टिंग इनके सामने खड़े हैं अनंत महादेवन। मैं आपको बताऊं, अनंत महादेवन और ये दोनों कोई स्क्रिप्ट रखी नहीं है हाथ में। जब ये आए स्टेज पे, जब हम कर रहे थे तो एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे। इसकी बायाट पूरी, इसकी मेमोरी तो फोटोजेनिक है, ऐसे देखती है याद हो। उसने 6 महीने रिहर्सल भी किया था। तो ये और अनंत महादेवन। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से चाहूँगा, क्या ये फिल्म, बहुत सीधा यस या नो में संक्षेप में, क्या ये फिल्म एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देने वाली है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो इसका क्या आप दोनों लोग क्या जवाब देंगे? मैं जवाब दूंगी शॉर्ट में नहीं। मैं जवाब दूंगा मे बी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक सवाल किए आपके बारे में मैं खबरें सुन रहा हूँ कि आप धर्म के रास्ते पर चल पड़ी हैं। क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, और ये बीच में धर्म का रास्ता, वो मतलब दोनों चीज़ें कैसे एक साथ चलने वाली हैं? तो जब कोविड था, एक्चुअली मैं बचपन से 2 चीज़ें मुझे अच्छे से याद है। एक तो मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी बचपन से, और दूसरी चीज़ मैं परमेश्वर की खोज में थी जब से मैं छोटी सी थी। आपको मिल गई, अब एक्टिंग मिल गई। और जब कोविड आया तो मैंने जो पढ़ाई की, मैंने बहुत डीपली बाइबल को खोल के उसमें जो आयतें पढ़ी, स्क्रिप्चर्स पढ़े, उसमें देखा कि यहोवा परमेश्वर का नाम
बाइबल में 7,000 से भी ज़्यादा बार जो मेंशन है, वो सारी जब डिटेल्स मैंने देखी, पढ़ी, समझी और अपने जीवन में अप्लाई की, तो फिर जैसे बोलते हैं ना कि जिसने एक बार परमेश्वर के साथ अपनी लगन लगा ली है, तो फिर उसको कुमार साहब, आपकी हीरोइन तो धर्म के आगे- रास्ते पर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ लीगल युद्ध हो सकता है आगे चल के, बिकॉज इनका 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो कर रही है। 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट में मैं इतना जानता हूँ कि अभी तक मैंने स्क्रिप्ट इनको दी नहीं है। जो 3rd मूवी है हमारी हॉलीवुड में बनने वाली है, जिसका नाम है वी द सिल्कवर्म्स। मैं चाहूँगा कि ये 3rd मूवी का हिस्सा बने, और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं अगर है इनके क्रिएटर और इनके बीच में हमारी मूवी को लेके, तो शी इज़ वेलकम टू डू माई 3rd मूवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई। थैंक यू सो मच। आपका और थैंक यू सो मच। रेखा आपका भी। चूंकि जब बोल्ड सब्जेक्ट आते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं, और सबसे जो बड़ा सवाल आगे खड़ा होता है वो है कंट्रोवर्सी का। ये फिल्म उस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में आगे क्या होगा ये आप लोग जब इस फिल्म को देखेंगे उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।